इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन का लिखा हुआ सोनेट नंबर 19 ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लेकर के। हालांकि सोनेट्स जाना जाता है अपना पहला लाइन से, इसलिए सोनेट का टाइटल ये भी है कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, लेकिन इसको फेमसली ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। मिल्टन ने कुल मिला के 24 सोनेट लिखा था, उसमें से 18 इंग्लिश सोनेट्स है और 6 इटालियन सोनेट्स है। तो उसमें क्रोनोलॉजिकली 19 नंबर सोनेट ये बैठता है, एक इटालियन सोनेट है। इसको 1650s के बीचों बीच लिखा गया था, जब मिल्टन ने अपना आईसाइट पूरी तरीके से खो चुका था। तो ही वॉज लिटरली ब्लाइंड, ठीक है, इसलिए अपने ब्लाइंडनेस में उन्होंने ये सोनेट लिखा है। और एक मज़ेदार बात यह है कि मिल्टन का ज़िंदगी का जितना भी आप ग्रेट वर्क्स कह सकते हो जिसके लिए उनको याद किया जाता है, पैराडाइज लॉस्ट के लिए, पैराडाइज रीगेंड के लिए, सैमसन एगनिस्टिस के लिए, जितना भी मेजर उनका वर्क्स है वो उनके ब्लाइंडनेस के बाद ही आया है। तो ये काफ़ी सराहनीय बात है कि कैसे वो अपने ब्लाइंडनेस को फाइट करके अपने जीनियस को मेंटेन रखे थे, ठीक है। तो लिखा हालांकि ये 1650s में गया है, लेकिन इसको पब्लिश 1673 में ही किया गया था। स्ट्रक्चर का अगर बात किया जाए तो एक पेट्रार्कन सोनेट है। अब पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है या फिर सोनेट क्या होता है उसका बारे डिटेल्स में मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उसमें आप देख लीजिए, थम आपको आई बटन में दिख रहा होगा। ओके, शॉर्ट में बताओ तो 14 लाइन का एक पोएम होता है सोनेट, 14 लाइन्स का, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर होता है शेक्सपियरियन पेट्रार्कन दो तरीके का होता है। पेट्रार्कन में एक 8 लाइन और 6 लाइन होता है। 8 लाइन को ऑक्टेव बोलते हैं, 6 लाइन को सेस्टेट बोलते हैं। 8 और 6 लाइन में बटा हुआ रहता है। और शेक्सपियरियन सोनेट आपका 3 क्वार्टरन और एक कपलेट में, क्वार्टरन ही 4 लाइन, 4 लाइन का 3 स्टैंजा और 2 लाइन का आखिरी स्टैंजा, ठीक है। उस राइम स्कीम अलग अलग दोनों का होता है। जैसे पेट्रार्कन का राइम स्कीम है ABBA CDE CDE। राइम स्कीम क्या होता है? राइम स्कीम यानी आपका जो एंड लाइन है, ठीक है, हर लाइन का जो एंडिंग है वो कैसे एक दूसरे के साथ रिदम का मैच कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, अगर मैं बताऊं कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, तो पहला 4 लाइन में आप आखिरी वर्ड देखिए। पहला लाइन का आखिरी वर्ड है स्पेंट, नेक्स्ट का आखिरी वर्ड है वाइड, फिर तीसरा का आखिरी वर्ड है हाइड, चौथा आखिरी का है बेंट। तो देखिए, स्पेंट के साथ बेंट मिल रहा, वाइड के साथ हाइड मिल रहा, इसीलिए ए पहला लाइन में एक ही आ गया, चौथा लाइन में भी एक ही गया। बीच से मतलब बीच का जो दूसरा और तीसरा लाइन वो सेम है, इसलिए उसको बी किया गया। तो ABB ऐसे करके पूरा राइम स्कीम है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, जब मैं कंसिडर करता हूँ, ये पोएट बता रहे हैं, जब मैं ये सोचता हूँ कि कैसे मेरा जो रोशनी है वो स्पेंट हो गया है, ख़त्म हो गया है, चला गया है, ठीक है। अर हाफ माई डेज, अर मतलब बिफोर, हाफ माई डेज मेरा आधा दिन मतलब यहाँ ज़िंदगी, लाइफ मेरा आधा ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले, क्योंकि लगभग वो 44-45 मिड 40 का एज में ही वो ब्लाइंड हो गए थे। तो लगभग उनका उम्र तब ज़िंदगी तब आधा भी नहीं गुजरा था, ठीक है। उसी वक्त वो ब्लाइंड हो गए थे। तो ज़िंदगी आधा गुजरने से पहले ही मैं जब सोचता हूँ कि कैसे मेरा रोशनी ख़त्म हो गया इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये अंधेरी और इतना बड़ा दुनिया में, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इसका जो लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग से भी ज़्यादा इसमें सिम्बॉल्स छुपा हुआ है। जैसे लाइट का यहाँ पे ढेर सारा सिम्बॉल्स है। लाइट सिर्फ एक तो रोशनी हो गया, सच जो आंख का रोशनी, ठीक है, क्योंकि वो ब्लाइंड थे तो आंख का रोशनी चल गया। एक लाइट को आप लाइफ के साथ भी तुलना कर सकते हैं कि ज़िंदगी खुद, ठीक है, तो उनको ज़िंदगी भी एक तरीके से कैसे बर्बाद हो गया अगर किसी का आंख का रोशनी चल जाए। और वो भी मिल्टन जैसा आदमी का जिसका मतलब पूरा ज़िंदगी ही डिपेंड हुआ था कि रीडिंग राइटिंग, ठीक है, वो बहुत जीनियस थे, बहुत इंटेलेक्चुअल थे, काफ़ी साल वो पोस्ट संभालते थे, ठीक है, वो गवर्नमेंट में भी थे, ठीक है। तो इतना सारा काम करने वालों, इतना एक्टिव एक इंटेलेक्चुअल का अगर आंख का रोशनी चल जाए तो उसका तो ज़िंदगी का मतलब ही ख़त्म हो जाता है ना। तो कैसे उनका आंख का रोशनी भी चल गया, एक साथ उनका लाइफ भी बर्बाद हो गया। फिर लाइट गॉड को भी रिप्रेजेंट करता है, कैसे वो गॉड से भी दूर चल गए या गॉड के ऊपर उनका फेथ भी कैसे मतलब लड़खड़ा गया। इस चीज़ को जैसे हम लोग सोनेट में आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे ये सिंबल और प्रकट होता रहेगा, ओके। तो रोशनी आंखों का चल गया, ये अंधेरा दुनिया। अंधेरा का भी दो अर्थ है, एक है कि क्योंकि उनका आंखों रोशनी चल गया तो दुनिया सच में अंधेरा हो गया, और अंधेरा का एक मतलब ये भी है कि ईविलनेस, क्योंकि गॉड का लाइट उनसे दूर चला गया, होप का लाइट उनसे दूर चल गया, तो सब कुछ उनको अब डिस्पेयर लगता है, सब कुछ उनको अब निराश लगता है, इविल लगता है, परेशानियों से चुनौतियों से भरा हुआ लगता है। एंड वाइड, इतना बड़ा दुनिया, अब ये दुनिया उनके लिए इतना बड़ा हो गया है, इन द सेंस इतना वीरान हो गया है, इतना अकेला हो गया है, ठीक है। अब इसमें उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है, ठीक है ना। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, वो एक टैलेंट जिसको छुपाना मृत्यु का समान है। किस टैलेंट का वो बात कर रहे हैं? अपना लिखने का टैलेंट, ठीक है, उनका जो क्रिएटिविटी है, उनका जो पोएटिक क्रिएशन का जो पावर है उनका, उसका उस टैलेंट का
वो बात कर रहे हैं कि उसको अगर मैं छुपाऊँ, उस टैलेंट को छुपाना यानी मेरे लिए मृत्यु के बराबर है। मेरी तो ज़िंदगी ही है इस टैलेंट का ऊपर लिखना, पढ़ना, क्रिएटिव कुछ करना, यही तो मेरा ज़िंदगी है। इसी को अगर मैंने छुपा दिया, यही टैलेंट को अगर मैं काम नहीं ला सका, तो मेरे लिए क्या ज़िंदगी और क्या मौत। अब टैलेंट एक बिब्लिकल रेफरेंस भी यहाँ पे है, ठीक है। इसको पैराबल ऑफ टैलेंट कहा जाता है। बुक ऑफ मैथ्यू, बाइबल का बुक ऑफ मैथ्यू में इसको पाया जाता है। इसमें जो छोटा सा कहानी मैं आपको बताता हूँ, एक मास्टर थे, ठीक है, उनका 3 सर्वेंट थे। तो मास्टर कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने अपने तीनों सर्वेंट को कुछ कुछ टैलेंट देके गए थे। टैलेंट इन द सेंस उस ज़माने में एक तरीके का करेंसी होता था या मुद्रा होता था, ठीक है। तो जो पहला सर्वेंट था, उन्होंने उनको 5 टैलेंट दिया था। जो दूसरा सर्वेंट था उसको 2 टैलेंट दिया था। जो आखिरी वाला तीसरा सर्वेंट था उसको 1 टैलेंट दिया था। अब जब वो जर्नी खत्म करके काफ़ी दिन बाद लौटते हैं, तब वो देखते हैं कि हाँ भाई, जो मैंने तुमको टैलेंट दिया था संभालने के लिए, दिखाओ ज़रा क्या किया उसका। तो जो पहला और दूसरा व्यक्ति था वो उसको डबल कर लिया था। पहला व्यक्ति 10 रिटर्न किया, उसको 5 मिला था। दूसरा व्यक्ति 4 रिटर्न किया, उसको 2 मिला था। तो बहुत खुश हो गया मालिक। अब तीसरे को बोला कि हाँ भाई, तुम्हारा क्या हिसाब है। तो वो एक ही जैसे उसको मिला था वैसे ही किया। तो वो बड़ा गुस्सा हो गया। वो तीसरा सर्वेंट से बोला, इतना दिन में देखो ये दोनों अपना मेहनत से, अपना बुद्धि लगा करके कड़ा मेहनत से इसको डबल कर लिए, और तुम जैसे था वैसे ही रखने दिए, इसका तुम कोई यूज़ नहीं कर पाए, चलो भगाओ यहाँ से। उसको मतलब बहिष्कार कर दिया और ये दोनों को रिवॉर्ड किया। तो इसका मतलब क्या है, इससे यही सीख मिलता है कि अगर गॉड ने आपको कुछ टैलेंट दिया है तो उसको आप कल्टीवेट करो, उस पर आप और फोकस लगाओ, उस पर आप अपना मेहनत इन्वेस्टमेंट करो, टाइम इन्वेस्टमेंट करो, और उसको रीडबल करो, डबल ट्रिपल जितना कर सकते हो उसको और आप इम्प्रूव करो। यही गॉड का एक्सपेक्टेशन है आपसे, ठीक है, कि जो टैलेंट वो आपको दिया है उसको आप, उस पर आप काम करो, उस पर आप उसको और बढ़ाओ, उसको और प्रॉस्पर करो, और इसी तरीके से आप गॉड के प्रति एक जो रिस्पेक्ट ट्रू शो कर सकते हो, ठीक है। ये एक हिडन मीनिंग है। दो माई सोल, अच्छा अब क्या बताया गया, दैट इज डेड टू हाइड, लॉज्ड विथ मी यूजलेस। लॉज्ड मतलब मेरा अंदर रह रहा है, ठीक है, यूजलेस बेकार बन के। वो टैलेंट तो मेरे अंदर अभी भी है, टैलेंट का मृत्यु नहीं हुआ है, लेकिन वो टैलेंट का मैं प्रकाश नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरे अंदर क्रिएटिविटी रहे लेकिन उसको मैं लिख नहीं सकूँ, उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकूँ, तो क्या वो काम का है ना, वो तो यूजलेस हो गया। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर। हालांकि मेरा जो सोल है, मेरा जो आत्मा है, मेरा जो स्पिरिट है, वो क्या है, वो और ज़्यादा बेंट है। बेंट इन द सेंस झुका हुआ, ठीक है। अब ये झुका हुआ इन द सेंस एक इंक्लिनेशन का बात किया जा रहा है कि उनका एक पेंचेंट है, उनका एक डिज़ायर है। उनका सोल का क्या डिज़ायर है, सर्व करना, सेवा करना, सर्विस ऑफर करना। किसके लिए, देयर विथ मतलब विद द हेल्प ऑफ दैट, उस चीज़ का सहारे, उस टैलेंट का सहारे सेवा करने के लिए मेरा सोल डिज़ायर है। किसका सेवा, गॉड का सेवा, मेरा मेकर, मेरा क्रिएटर, मुझे जो बनाया है, मेरा परवरदिगार, मेरे भगवान गॉड। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरा जो सचमुच का अकाउंट है, अकाउंट यानी यहाँ हिसाब, कि मुझे क्या मिला था, मुझे टैलेंट मिला था, मुझे क्रिएटिविटी मिला था, मुझे पोएटिक क्रिएशन का टैलेंट मिला था, और मैंने उसका क्या किया, मैंने कैसे उसको यूज़ किया, मैंने कैसे उसको इन्वेस्ट किया, मैंने कैसे उसको रीडेबल किया, उस चीज़ का अकाउंट मुझे, उस चीज़ का हिसाब मुझे अपने बनाने वाले को, अपना गॉड को जा कर के दिखाना है। मेरा सोल तो यही चाहता है ना, लेकिन मैं उसको कर नहीं पा रहा हूँ। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, अगर वो कहीं वो वापस घुमा करके मुझे तिरस्कार न कर दे। चाइल्ड इन द सेंस पनिश, पनिश बोलना थोड़ा सा ज़्यादा हार्श हो जा रहा है, मतलब थोड़ी तरीके से क्या, कि रिब्यूक करना, ठीक है, थोड़ा सा तिरस्कार करना, कि अरे क्रिटिसाइज करना, कि तुम क्या किए, मैंने जो तुमको दिया तुम किए क्या। जैसे वो मास्टर सर्वेंट से पूछा था पैराबल में कि बाकी दोनों तो डबल कर लिए, तुम वेस्ट क्यों किए। तो वैसे ही कल चल के गॉड भी तो, जब मैं ऊपर जाऊंगा, गॉड के सामने मिलूंगा, गॉड भी तो मुझे पूछेंगे, मैंने तुमको पोएटिक क्रिएटिविटी दिया था, क्या किया तुमने उसका, यूजलेस क्यों करके रखे। तो मुझे ये डर होता है कहीं ना कहीं कि गॉड को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट। अब यहाँ पे मिल्टन क्या पूछते हैं, उनका दिमाग में सवाल आता है, डॉथ, डॉथ यानी डज, एक आर्काइक यूज है, ठीक है ना। डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, डे लेबर एक मिल्टन का कॉइन किया हुआ नया वर्ड है, ठीक है। एग्जैक्ट मतलब थोड़ा सा क्रिएटिविटी एस्थेटिकली उन्होंने इसको यूज किया है, कि दिन में किया गया हुआ लेबर या परिश्रम। तो मतलब क्या है कि गॉड जो है वो क्या मुझसे एग्जैक्ट मतलब मुझसे निकलवाएंगे, मुझसे डिमांड करेंगे, मुझसे एक्सपेक्टेशन करेंगे कि मैं दिन में जो है काम करूं, मेहनत करूं, लेकिन
मेरे पास लाइट नहीं है, लाइट डिनाइड, डिनाइड यानी उसको रिजेक्ट कर देना कि मुझे रोशनी रिजेक्ट कर दिया है, रोशनी से मुझे वंचित करके रखा है। लेकिन गॉड क्या मुझसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि दिन में मैं मेहनत क्यों किया? अरे कैसे करूँगा? गॉड ने जब मुझसे रोशनी ही छीन लिया, दिन में काम करने का सलाहियत ही छीन लिया, तो कैसे मैं मेहनत करूँगा? तो ये थोड़ा सा एक वो क्या करते गॉड के खिलाफ वो थोड़ा सा एक मतलब क्या मैं बताऊँ कंप्लेनेंट उनका टोन हो जाता है कि ये सही नहीं कर रहे, गॉड कहीं ना कहीं इनजस्टिस कर रहे, ये उनका दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है। डीप डाउन समवेयर ही इज थिंकिंग दैट गॉड इज अनफेयर टू हिम। अब सोचिए, आई फॉन्डली आस्क, मैंने मतलब आराम से पूछा, मैंने ऐसे ही इनोसेंटली पूछा, ठीक है। फॉन्डली मतलब डियरली, मैंने बहुत प्यार से या बहुत इनोसेंटली, ठीक है, पूछा। बट पेशेंस, अब यहाँ पे आता है एक चेंज। क्या चेंज आता है? इस चेंज को कहा जाता है वोल्टा। पेट्रार्कन सोनेट का एक बहुत ही ट्रेडिशनल या एक आप बेंचमार्क फीचर कह लीजिए वोल्टा। वोल्टा यानी टर्न ऑफ थॉट या फिर शिफ्ट ऑफ थॉट। एक जो ये शुरू होता है आपका एंड ऑफ ऑक्टेव से, ऑक्टेव जैसे ही खत्म होता है और सेस्टेट जैसे चालू होने पर जाता है, दोनों का एक जो लिंक है, ठीक है, ऑक्टेट से शिफ्ट होकर सेस्टेट में जाना, यही होता है वोल्टा। वोल्टा हमेशा एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच से एक सोल्यूशन अप्रोच मतलब सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ रुख करता है। तो यहाँ पर भी अब तक क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस किया गया पहला ऑक्टेव में या पहला 8 लाइन में, कि ये उनका जो पोइट का जो ब्लाइंडनेस है वो कैसे उनका काम में रुकावट डाल रहा है। वो चाह रहे हैं कि गॉड का सर्विस करना, गॉड ने उनको जो टैलेंट दिया है उसका पूरा पूरा फायदा उठाना, उसको इम्प्रूव करना, लेकिन उस काम को वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका सामने सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है उनका रोशनी चल जाना, ठीक है। अब इसको लेकर के वो काफ़ी मतलब थोड़ा सा कंप्लेन है कि अब कल चल के गॉड हमसे हिसाब मांगेंगे तो मैं कैसे दूंगा हिसाब? देने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, काम करने का सलाहियत ही तो गॉड ने छीन लिया है। तो ये जो कंप्लेनेंट टोन था, इससे अब वो एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच में जा रहे हैं। देखिए, बट पेशेंस, लेकिन जो धैर्य है, धीरज है, पेशेंस है, टू प्रिवेंट दैट मर्मर। मर्मर का मतलब होता है फिसफिसा के कुछ बोलना, यहाँ मतलब टू स्पीक समथिंग इन अनक्लियर टोन, अस्पष्ट तरीके से कुछ बोलना। क्यों अस्पष्ट तरीके से यहाँ पे बोलने का बात किया जा रहा है? क्योंकि अस्पष्ट तरीके से आदमी तभी बोलता दो कंडीशन में, एक जब वो खुद क्लियर नहीं है, दूसरा जब वो नहीं चाहता कि सामने वाला सुने। और मिल्टन के केस में ये दोनों ही लागू होता है इक्वली। पहला, क्यों कि वो खुद क्लियर नहीं है? बिकॉज ही इज हिमसेल्फ इन डाउट। उनको गॉड पे बिलीव भी है, वो गॉड का डिमांड पूरा करने के लिए दिल से चाहते हैं, उनका सोल ये चाहता है, लेकिन वो गॉड का खिलाफ थोड़ा कंप्लेनेंट भी है। तो वो खुद क्लियर नहीं है कि मेरा मन में क्या चल रहा है, मैं क्या करूँ, एक डिलेमा में, द्वंद में फंसे हुए हैं। और दूसरा है कि वो नहीं चाहते कि सामने वाला ये सुने, ठीक है। इसीलिए वो गॉड से बहुत ज़्यादा क्लियरली भी, बहुत ज़्यादा मतलब वॉसिफरेटिस को नहीं कर पा रहे, अपना दावी को बहुत क्लियरली पहुंचा नहीं पा रहे, क्योंकि वो तो गॉड से भी डरते हैं, गॉड को फॉलो करते हैं, गॉड से प्यार भी करते हैं, लेकिन ये कुछ जो इंसानी वीकनेस है उनको, इसको एक तरीके से आप सैटेनिक टेम्पटेशन मान सकते हैं। इसको आप डार्क वर्ल्ड से रिलेट कीजिए। पहला दूसरा ने बताया ना, डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, क्योंकि उनसे वो रोशनी छीन ले गया, गॉड का एक जो होप होता है, गॉड का एक जो पॉजिटिविटी होता है, वो उनसे थोड़ा सा दूर चला गया, ऐसा उनको लगता है। इसी वजह से जो सैटेनिक टेम्पटेशन है, सैटन आगे अपना टेम्पटेशन लग के कि चलो गॉड से अब तुम दूर हो जाओ, गॉड तो तुम्हारा साथ दिया नहीं, तो ये सब चीज़ के लिए वो थोड़ा डर भी रहे। तो इसीलिए वो जो मर्मर है, यानी कि उनका कंप्लेंट, उसको छुपा रहा है। उस मर्मर को छुपा रहा है कौन? उनका पेशेंस, उनका धीरज। यहाँ धीरज उनका सेवियर बन के आ रहा है। धीरज क्या बोल रहा है? सून रिप्लाइज, जल्दी धीरज रिप्लाई देता है, गॉड डॉथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। कि भगवान को जरूरत है ही नहीं, डॉथ मतलब डज, मैंने पहले ही बोला, आर्काइक ओल्ड इंग्लिश यूज है। गॉड को जरूरत है ही नहीं, दोनों चीजों में से किसी का जरूरत नहीं है। ना तो उनको इंसान का काम का जरूरत है, और ना ही उनको अपना कोई गिफ्ट का। अपना गिफ्ट यानी उन्होंने जो भी टैलेंट, जो भी मतलब खासियत इंसान को दिया है ना, दोनों में से किसी का दरकार नहीं है उनको, ठीक है। तो मिल्टन का अब तक जो सोच था कि मुझे जो गॉड से जो टैलेंट मिला है, ठीक है, अब गॉड तो उसका हिसाब लेंगे कि मैंने तुमको टैलेंट दिया था, टैलेंट का तुमने क्या किया, तो वो यहाँ निगेट कर दे रहे हैं। यहाँ पेशेंस अपना रिप्लाई में क्या बोल रहा है? पेशेंस यहाँ पे एक तरीके से गॉड का एक एजेंट है। आप सोच सकते हैं इस तरीके से, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। गॉड से वो जो एक सवाल करने में डर रहे थे, या खुला खुली एक चीज़ पोस्ट करने में डर रहे थे, तो गॉड इनडायरेक्टली थ्रू एन एजेंट ऑफ पेशेंस उनका रिप्लाई दे रहे हैं। ऐसा भी सोचा जा सकता है। क्या वो पैगाम भेज रहे हैं
कि ईश्वर को ये सब चीज़ का दरकार नहीं है, ना तुम्हारा काम का दरकार है कि तुम्हारा आई साइट चल गया तो तुम सही से अपना टैलेंट को यूज़ नहीं कर सके, कोई दिक्कत नहीं, गॉड तुमसे उसका सवाल नहीं करेंगे या उस चीज़ का हिसाब नहीं लेंगे। या फिर तुम्हारा जो टैलेंट है वो वेस्ट हो गया, ठीक है, जो गॉड ने गिफ्ट दिया था तुमको क्रिएटिविटी का, वो तुम उतना सही से नहीं यूज़ कर पाए जितना तुम चाह रहे थे, कोई बात नहीं, इसमें भी दिक्कत नहीं। Who best bear his mild yoke, they serve him best। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ध्यान से समझिए। वहीं लोग उनको बहुत सही से, बहुत बेहतरीन तरीके से सेवा करते हैं, वहीं लोग उनको सबसे बेहतरीन ढंग से मानते हैं या सर्व करते हैं। कौन? Who best bear his mild yoke। योग का मतलब है यार बैल का जुआ, ठीक है, जो होता है ना कि आपका जब किसान लोग क्या करते हैं कि जब उनको कोई अपना खेत को जोतना रहता है तो अपना ऑक्स से, ठीक है, एक हल जो है, एक प्लो जो है, उसको वो क्या करते हैं, उनके साथ बांध देते हैं। एक थोड़ा भारी भरकम एक सामान रहता है, उसका साथ वो ऑक्स को उस हल से कनेक्ट कर देते हैं और भारी सामान ऑक्स का ऊपर, बॉडी के ऊपर रख देते हैं, जिससे कि वो ऑक्स कहीं जा नहीं पाए, उस बर्डन के नीचे वो दब जाए और कहीं वो भाग नहीं सके, दिन भर वो हल जो है ठेलते रहे और काम होता रहे। तो यहाँ योग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? योग यहाँ पे बर्डन को रिप्रेजेंट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे आप भाग नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको टोन डाउन कर दिया जा रहा, माइल्ड शब्द का प्रयोग से। माइल्ड योग, एक बहुत ही माइल्ड मतलब क्या, बहुत ही हल्का, लाइट, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो आपको बर्डन नहीं लगेगा। तो बियर मतलब सहन करना, टॉलरेट करना, ठीक है। तो जो गॉड ने आपसे इतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखा है जिसका बोझ तले आप दब जाओ। तो मिल्टन का जो पहले गलत ख्याल था कि उनका कैपेसिटी का बाहर जाके कुछ गॉड डिमांड करेंगे और वो पूरा मिल्टन नहीं कर सके तो गॉड उनसे नाराज हो जाएंगे, तो पेशेंस बोल रहा है कि नहीं भाई साहब, आप गलत हो, आपको कोई गलत सिलेबस पढ़ा दिया। गॉड ये नहीं पूछते अपने एग्जाम में। गॉड क्या पूछेंगे कि गॉड एक्सपेक्टेशन इतना ही रखते हैं कि तुम बस नियत रखो, जो मैंने तुमको एबिलिटी दिया है, जो मैंने तुमको टैलेंट दिया है, अगर कोई हालात से तुम मजबूर हो कि तुम उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम कम से कम नीयत अपना साफ रखो, मुझे ओबे करो, मैं तुमको जब जो करने बोलूँगा वो तुम करो, और मैं तुमको वहीं तुमसे कराऊंगा जो तुमसे हो सके, मैं उतना क्रूएल नहीं हूं। ओके, तो हियर गॉड इज शोन एज वेरी मर्सीफुल। ओके, पहला स्टैंजा में गॉड को थोड़ा सा मतलब हार्श या क्रूएल दिखाया गया, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, क्रूएल में शब्द प्रयोग नहीं करूंगी, थोड़ा गलत हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट दिखाएगा। यहाँ पे गॉड को काफी लीनियंट, काफी मर्सीफुल दिखाया जा रहा है, काफी लवेबल दिखाया जा रहा है कि कोई बात नहीं, गॉड समझते हैं किसका हालात क्या है, गॉड सब जानते हैं, तो उसका हिसाब से ही वो करेंगे, किसी से वो ज्यादा नहीं मांगेंगे, ऐसा चीज वो नहीं मांगेंगे जो कोई दे नहीं सकता, है ना। हिज स्टेट इज किंगली, इस मतलब यहाँ पे गॉड का बात किया जा रहा है कि गॉड का जो स्टेटस है ना वो किंगली है। thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest। इसका मतलब क्या है? हजारों का तादाद में है उनके बंदे जो उनका काम एक एक इशारों के लिए इंतजार कर रहे हैं, एक उनका आदेश के लिए इंतजार कर रहे हैं। बिडिंग मतलब उनका रिक्वेस्ट में या उनका कोई प्रपोजल में, ऑफ जैसे गॉड ने कुछ कुछ भी बोला, दैट इज बिडिंग, ठीक है। तो उनका एक इशारे में, एक आदेश में थाउजेंड्स आर वेटिंग, हजारों लोग वेट कर रहे हैं, वो लोग स्पीड करेंगे, दौड़ के जाएंगे। एंड पोस्ट मतलब वो लोग मतलब तैनात हो जाएंगे। कहाँ तैनात हो जाएंगे? ओवर लैंड एंड ओशन, आपका लैंड में, ठीक है, जमीन में हो चाहे समंदर में हो, कोई भी जगह में हो, दुनिया का कोई भी कोना में हो, गॉड का एक इशारे में हजारों के तादाद में तैनात तुरंत होने के लिए प्रस्तुत हैं। और वो भी कैसे तैनात होने के लिए? विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट लिए, कंटिन्यूअसली, इंसेसेंटली, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गॉड सबसे यही काम करवाना चाहते हैं, ठीक है। गॉड जिसको ये कमांड देंगे, गॉड जिसको ये कमांड देंगे वो ये जरूर करेगा, वो दौड़ के जाएगा, वो जो दुनिया के जो कोना में गॉड उसको जाके काम करने बोलेंगे उसी कोना में वो जाएगा। लेकिन दे, लास्ट लाइन, दे ऑल्सो सर्व, ओनली स्टैंड एंड वेट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये आप बहुत जगह सुने भी होंगे।
वो लोग भी सर्विस देते हैं गॉड को, वो लोग भी गॉड के लिए सेवा करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं। किस चीज़ का इंतज़ार? गॉड का कमांडमेंट का इंतज़ार, गॉड का वो इशारे का इंतज़ार। इसका मतलब क्या है कि गॉड इशारा सबको देते हैं, लेकिन सबके लिए एक बराबर इशारा नहीं है। किसी को वो दौड़ने का इशारा देते हैं, किसी को वो समंदर में जाने का इशारा देते हैं, किसी को वो ज़मीन में जाने का इशारा देते हैं, किसी को विदाउट रेस्ट काम करने का इशारा देते हैं, और किसी को शायद उनका मजबूरी समझ करके वो कोई भारी काम करने का इशारा नहीं देते हैं। या ऐसा भी हो सकता है किसी को वो ज़िंदगी भर कोई भारी काम करने का इशारा दे ही ना। तो ये कौन जानता है? गॉड कब किसको कौन इशारा देंगे ये कौन जानता है गॉड के अलावा? द आंसर इज नोबडी, कोई नहीं जानता। गॉड इज ऑमनिशियंट, ऑल नोइंग, उनसे ज्यादा नॉलेज किसी के पास भी नहीं है। तो जब कोई जानता ही नहीं है कि गॉड कब किसको कौन कमांड देंगे, तो हम लोग का दायित्व क्या है कि वेट करना, पेशेंस रखना, धीरज रखना, सब्र करना और गॉड का आदेश का इंतज़ार करना। जब आदेश मिले तो जो आदेश मिला है उसको वही हिसाब से पालन करना है, जब तक आदेश नहीं मिले तब तक इंतज़ार करना है और गॉड पे पूरा यकीन रखना है, पूरा ईमान रखना है कि ही इज़ वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, वेरी मर्सीफुल। उनका रहमत में कोई कमी नहीं है कि नहीं? इस चीज़ पे यकीन रखना है। अब मिल्टन पहले थोड़ा सा क्यों भटक गए थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि गॉड एकदम अपना हिसाब स्ट्रिक्ट मांगे कि मैंने तुमको टैलेंट दिया है, तुम काम करके क्यों नहीं दिया। अब जाके पेशेंस उनको सही राह में लाया कि नहीं, काम से भी ज़्यादा तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंट है? तुम्हारा ओबीडियंस इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा फेथ इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा ईमान इंपॉर्टेंट है। काम भले तुम कर सको या ना सको, हालात का वजह से, हालात कैसे भी हो, वो तो ऊपर वाला देख रहा है ना, वो तो गॉड देख रहे हैं। ही इज ऑल नोइंग, ही इज ऑमनिसिएंट, ऑमनिप्रेजेंट, ऑमनिपोटेंट। हर चीज़ उनके पास है। उनको किस चीज़ का क्या चीज़ उनसे छुपता है? वो बस ये देखते हैं कि तुम्हारा वो ईमान है कि नहीं। क्योंकि कुछ कुछ हालात में काम नहीं करके काम का इंतज़ार करना या वेट करना बहुत ज़्यादा टफ होता है दिन भर परिश्रम करने से। खास करके मिल्टन जैसा आदमी के लिए, कि वो ऐसा कंडीशन में पड़ गया कि दिन भर बेचारा एक्टिव रहता था, उसका ज़िंदगी ही था पढ़ाई लिखाई, अपना क्रिएटिविटी। अब अगर कोई ऐसा आदमी को क्रिएटिविटी को अपना बंद रखना पड़े हालात का वजह से, और उस हिसाब से भी उसको गॉड पे ट्रस्ट करके ज़िंदगी भर वेट करना पड़े कि गॉड कब क्या कमांडमेंट देंगे, तो ये काम भी कुछ हल्का काम नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा कठिन काम है ये भी। तो ये चीज़ करना है, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ जो आपका सिंबल्स है, ठीक है ना, जैसे आपका लाइट का सिंबल हो गया, इसका काफ़ी ध्यान रखिएगा। लाइट का तो यहाँ पे 3 तरीके का सिंबल है। एक रोशनी, जो आंखों का रोशनी, एक है जो ज़िंदगी खुद, और एक लाइट जो है मैंने कहा गॉड। अच्छा, अब इस बारे में एक विषय में और बोल दूँ कि यहाँ पे लाइट से जो छूट गए हैं, अब आपको समझ में आया कि क्यों वो गॉड का लाइट से छूट गए थे। क्योंकि पहला स्टांजा में उनको लगा था कि गॉड सिर्फ वर्क डिमांड करते हैं, गॉड स्ट्रिक्ट है, गॉड ये है, गॉड वो है। तो एक तरीके से गॉड का नेचर से वो भटक गए थे, है ना। गॉड का नेचर से वो भटक गए थे, गॉड का मर्सी से वो भटक गए थे। इस चीज को वो करेक्ट कर ले रहे हैं अपना बाकी से स्टेट में। कौन उनको मदद कर रहा है? पेशेंस उनको मदद कर रहा है कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो गॉड को, तुम भगवान को गलत समझ रहे हो। उनको समझो, उनका इशारे का इंतजार करो, और अगर उनका सच में सेवा करना चाहते हो तो जो काम बिल्कुल करो। काम से उनको कोई परहेजी नहीं है, काम तो उनको बहुत पसंद है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो देखते हैं कि जिनको वो काम नहीं दिए हैं वो भी उतना ही पेशेंटली उस सिचुएशन को फोर बियर कर पा रहा है कि नहीं, सहन कर पा रहा है कि नहीं। यहाँ आकर के आपको एक टाइटल को आप नया तरीके से रीविजिट करते हैं, क्योंकि अब आपको पता चलता है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस सिर्फ फिजिकल ब्लाइंडनेस नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस भी है। हालांकि जितना वो फिजिकल है उससे कहीं ज़्यादा वो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है। मिल्टन को गॉड का आंख का रोशनी तो गया ही है, साथ में उसका गॉड का जो लाइट है उससे भी वो वंचित हो गए थे, ठीक है ना। गॉड के रास्ते से वो दूर भटक गए थे, लेकिन उनका ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस को आखिरकार कौन दूर किया? पेशेंस दूर किया।
और देखिए आप इसका एक प्रमाण भी देखिए कि जब उन्होंने पेशेंस के साथ इस चीज़ को समझा, जब उन्होंने गॉड का इशारे को समझा, तो गॉड ने क्या खूब उनको रिटर्न दिया। उनको लग रहा था कि उनका टैलेंट वेस्ट जाएगा, लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया कि उनका जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्क है, पूरा उनका जो जो मैग्नम ओपस माना जाता है पैराडाइज लॉस्ट, वो तो उनको ब्लाइंडनेस के बाद ही आया है ना। तो अगर गॉड का कृपा नहीं होता, अगर गॉड का कमांडमेंट नहीं होता, अगर गॉड का आदेश, गॉड उनसे राजी नहीं होते, तो इतना उनका क्रिएटिविटी का इतना बेस्ट यूज उनका ब्लाइंडनेस में हो पाता नहीं, हो पाता। तो एक तरीके से मिल्टन ने सचमुच में सर्व किया गॉड को, और क्या खूब किया। और क्यों किया? बिकॉज ही लर्न हाउ टू स्टैंड एंड वेट। ओके, तो ये है पूरा पोएम। ओके, आशा करते हैं पसंद आया होगा, और ऐसा ही और भी पोएम आने वाला है। सो प्लीज स्टे ट्यून गाइज, एंड थैंक्स।